अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, ईरान इसराइल अमरीका तनाज़ा जिसकी बर्फ अब पिघलने के करीब है और दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं और इस दौरान इस्लामाबाद जो है वो सिफारतकारी का मरकज बना हुआ है। वाशिंगटन और तेहरान के मुस्तकबिल के फैसले कहाँ हो रहे हैं? पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, जिसको जितना अप्रिशिएट किया जाए, जितना एक्नॉलेज किया जाए उतना ही कम है। तो जनाब, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने जा रहा है और दोनों मुल्कों के वफूद जुमेरात के शब यानी कि आज शब इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। तवक्को यही है। अमरीकी वफ़द की सरबराही नायब सदर हैं DJ Vance, वो कर रहे हैं और इसके साथ साथ इन दोनों मुल्कों के वफूद पाकिस्तान की सालसी में शरीक होंगे। ये मीटिंग होगी इस्लामाबाद में, शेड्यूलिंग है मुज़ाकरात और अहम तरीन मरहला हफ्ते की सुबह को इस्लामाबाद में होने की तवक्को है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दबे लफ्जों में धमकियां दी हैं। एक मरतबा फिर उनका ये सिलसिला जारी है। हम देख रहे हैं कि वो वक्तन फवक्तन कोई ना कोई बात कहते हैं जिससे ऐसा लगता है कि सिचुएशन खराब हो जाएगी। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि किसी भी वजह से अगर सूरत हाल तब्दील होती है, गैर मुतवक्किल होती है, तो फिर दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। मुआहिदे तक अमरीकी बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट और फौजी एहलकार ईरान के इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, यानी कि वो सराउंडिंग्स नहीं छोड़ेंगे। और ईरान को खबरदार किया उन्होंने कि हमले पहले से ज्यादा बड़े होंगे, ताकतवर होंगे, जो पहले ईरान ने नहीं देखे। जो पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दी थी वो कुछ इसी तरह के अल्फाज के साथ थी। ट्रंप ये कहते हैं कि पहले ये तय हो चुका है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे, लेकिन दूसरी जानिब ईरानी मीडिया अहम जराये के हवाले से ये दावा करे कि अगर इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो फिर ईरान अबूरी जंगबंदी के इस मुआहिदे से दस्तबरदार हो जाएगा। दोनों फरीकों में से भी किसी ने कोई भी चीज की तो ये पूरा प्रोसेस सबोटाज हो सकता है। मुज़ाकरात की तैयारियों की भी हम कुछ बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशों में पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया है और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है कि दोनों फरीकैन बैठेंगे, बात सुनेंगे और इस जंगबंदी के मुआहिदे को हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सबसे पहले में ज्वाइन करें सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं शौकत पराचा साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा फराह खान भी ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम फराह मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शौकत पराचा साहब, आपसे पहला सवाल है, इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ये चाहते थे कि यहाँ आज जहाँ हम बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठने जा रहे हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। इसके लिए उनको जो भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन जब ये हो गया है और हो रहा है इंशाल्लाह आने वाले कुछ घंटों में, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कशीदगी कम होगी या फिर खित्ते में जंग का खतरा अभी मौजूद है या बढ़ सकता है? बहुत शुक्रिया। जहां तक पहुंचे हैं, ये बड़ी कोशिशें और काविशें हुई हैं जी, और इन कोशिशों और काविशों का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि दोबारा जंग की तरफ जाया जाए। राइट। जब फरीकैन सीज फायर पे मुत्तफिक हुए हैं तो फरीकैन इस इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं बातचीत के लिए कि किसी तरह से इस जंग को खत्म किया जाए। बिल्कुल। अगर 40 दिन में जंग के वो नतायज हासिल नहीं हो सके कि दोबारा जंग की तरफ जाया जाए, तो फिर आगे जंग करके भी वो नतायज हासिल नहीं किए जा सकते। ये मुख्तलिफ जंगों या मुख्तलिफ जो लड़ाइयाँ हुई उनके बाद के नतायज हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी पिछले साल जंग हुई और बहुत लोग कहते थे कि जी ये दोबारा हो जाएगी, खतरा हमेशा रहता है, लेकिन मैं कहता था कि नहीं, ये अब जंग नहीं होगी, क्योंकि जंग होने के बाद जब फरीकैन बैठ जाते हैं तो उनके ज़हन में यही होता है कि जंग में जो करना था कर लिया, तो अब जो है वो आगे नहीं जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दी है कि दुनिया में, ये सिर्फ इस खित्ते की जंग नहीं है, इस रीजन की जंग नहीं है, ये दुनिया मुतासर हो रही है इस जंग से। तो ये अमन इस पर्शियन गल्फ का अमन नहीं है, खलीज का अमन नहीं है, ये दुनिया का अमन है और दुनिया का अमन है। इसलिए पाकिस्तान के हिस्से में इंडिविजुअल पाकिस्तान यानी एक मुल्क के हिस्से में ये क्रेडिट अल्लाह ताला ने दिया है, इज्जत दी है, ऑनर दी है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी तेल की वजह से, पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुकी, क्राइसिस आया, लोगों को गैस नहीं मिली,
अगर वो इस्लामाबाद इस मामले को हल करता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जिसके हम मुंतज़िर हैं। बिल्कुल ठीक पराचा साहब। अब फराह साहिबा, आप क्या समझती हैं? क्रेडिट की बात तो बड़ी आपने देखा है कि आजकल बड़ा एक हीटेड टॉपिक भी है, इस पर बड़े आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस क्रेडिट को पाकिस्तान से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल दो कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। चाइना को क्रेडिट देना या किसी और को क्रेडिट देने की कोशिश करना, आप क्या समझती हैं कि वाकई इसमें जो क्रेडिट मेनली बनता है, इंडिविजुअली जो बनता है, डेडिकेटेडली जो पाकिस्तान का क्रेडिट है वो पाकिस्तान का है, और आइंदा भी पाकिस्तान इसी तरह से इस पीस प्रोसेस के अंदर, सीज फायर के अंदर अपनी एफर्ट्स पुट करता रहेगा? क्या तैयारी की है इस अहम मीटिंग के हवाले से, कुछ बताएंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो वेरी मच जी, मुझे प्रोग्राम में मदु करने के लिए। एग्जैक्टली जो आज पाकिस्तान जिस कामयाबी के मोड़ पे है, जो हमारी सिफारती काविशें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, डेफिनेटली इनके जो ये पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, हम फॉरेन ऑफिस की इन काविशों को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, इन्हें मुबारकबाद देते हैं और इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। हिस्टोरियंस भी इवन ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान की तारीख को वो पढ़ते हैं या जो लिखते हुए आए हैं, आज जो पाकिस्तान माशाल्लाह कामयाबी के जो झंडे वो गाड़ रहा है और अपना सिक्का पूरी दुनिया में मनवा रहा है। और आज आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया हो, कोई अखबार हो, कोई चैनल हो, हर जबान पे सिर्फ एक ही नाम है कि पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पीस लविंग कंट्री है, वो अपने मुल्क में पीस चाहता है, वो अपने रीजन में पीस चाहता है, वो सारी दुनिया में पीस चाहता है। आप देखिए, एक जमाने से अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो बहुत शुरू में जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस तरह का एक इम्प्रेशन बनाते थे कि शायद दहशतगर्दी पाकिस्तान से उठ रही है। तो एक जमाना लगा, एग्जैक्टली हमें एक जमाना लगा ये बताने में कि हम तो खुद विक्टिम्स हैं, हम तो खुद सफरर्स हैं, हम तो खुद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। आप हमारी कुर्बानियां देखें, हमारी अफवाज की, हमारी सिविलियन की। आप देखें कि जो बोझ हम पे आया है इकोनॉमिकली, क्या हम ये देने के लिए बने थे कि वो सरकमस्टांसेस हमारे नहीं थे? तो फिर दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि बिल्कुल पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है। उसके बाद आपने देखा कि 25 फरवरी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इजराइल जाते हैं और उसके 24 घंटे के बाद इजराइल जो है वो ईरान पर हमला कर देता है। तो भारत जो है थ्रू इजराइल, भारत जो है वो थ्रू अफगानिस्तान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? वो ये जी इसलिए कर रहा है कि 10 मई वो कभी भूल नहीं सकता, जो वो पूरी दुनिया में शर्मिंदा हुआ है। और पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़ी ताकत इंडिया को जो ज़र्ब दिया है, जो उसे नाकामी दी है, जो उसे शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया कि मैं अस्करी तौर पे भी ताकतवर हूँ और मेरे इरादे, मेरा मजहब, मेरे लोग, मेरी पूरी कौम मेरे पीछे खड़ी है। पुरअमन है और हम चाहते हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है किसी और से। अब ठीक आप क्या फरमा रही हैं पराचा साहब। अब इस्लामाबाद में जो अहम मीटिंग होने जा रही है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस मीटिंग का क्या कोई बुनियादी एजेंडा है? पाकिस्तान चाहता है कि इससे कोई कंक्रीट किस्म के नताइज फर्स्ट मीटिंग से वो डिराइव कर सकते हैं? हम बहुत प्रैक्टिकली और बहुत रैशनली बात करना चाहते हैं इस मीटिंग के हवाले से। कोई ओवर एक्सपेक्टेशंस अगर हम ना दे और ना खुद मान दे तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखें, एजेंडा तो घूम फिर के एक ही आता है ना कि अमन कायम हो जाए। ये जो 2 हफ्ते की सीज फायर है ये परमानेंट हो जाए, ठीक है ना। हम खुश तो हो रहे हैं ना कि सीज फायर हो गया, जंग बंद हो गई, लेकिन खुद जो अल्फाज हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्फ कि इट्स फॉर ओनली 2 वीक्स, 2 हफ्ते की जंग बंदी है। नंबर 1 ये तो कंप्लीट होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। दूसरी बात, फ्रीकैन सामने बैठे होंगे। कोई पाकिस्तान एक जज नहीं है जिसने बैठ के फैसला करना है कि यू डू इट एंड यू डू नॉट डू इट। फ्रीकैन ने आपस में बात करनी है। 15 पॉइंट्स अमेरिका के आए हुए हैं, 10 पॉइंट्स ईरान के आए हुए हैं। और ये भी नहीं है कि वो पहली दफा एक दूसरे के सामने अपने अपने मुतालिबात या अपनी अपनी तजावीज या अपने अपनी जो प्रपोजल हैं वो रखेंगे।
बल्कि वो पहले से नोन है और उन पे उनकी जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स की एजेंसीज हैं उन पे काम भी कर चुकी हैं। राइट। और कल ही नायब सदर जेडी वैंस कह रहे थे कि 10 जो तजावीज आई उनमें से यानी ईरान की तरफ से, तो वो कह रहे थे कि 3 जो हैं वो अमेरिका को अगर एतराज है तो 7 तो कम से कम उन पे तो कोई एतराज नहीं है। यानी अगर 7 में 70% अगर ग्राउंड कवर किया जा चुका है तो बाकी रहे तो 30% गया। उस 30% में फ्रीकैन को मालूम है कि जब अक्रॉस द टेबल बैठेंगे तो कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, रिजिडिटी से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए वो जो उम्मीद है और जिसके लिए ये मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं फॉर दैट मैटर, वो इसलिए है कि कोई ना कोई मिनिमम कॉमन ग्राउंड अचीव हो जाए। और मेरे नजदीक मिनिमम कॉमन ग्राउंड यही है कि फ्रीकैन इस बात पे एग्री करें कि यस वार इज ओवर, जंग खत्म। अब मुज़ाकरात हमेशा मुल्कों में चलते रहते हैं। पाकिस्तान, अगेन कहूंगा, पाकिस्तान इंडिया का 65 की वॉर के बाद सीज फायर, अभी तक वो सीज फायर है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो बॉर्डर नहीं है इंटरनेशनल। 12 इंडिया ने कोशिश की कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर का दर्जा मिल सके, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर की तकसीम को तस्लीम नहीं किया, बट वो सीज फायर बरकरार है। तो इसलिए ये अगर जंग बंद हो जाती है मुस्तकिल बुनियादों पर तो मुज़ाकरात के लिए फिर हफ्ते पड़े हैं, महीनों पड़े हैं, साल पड़े हैं। बुनियादी चीज ये है कि 2 हफ्ते के बाद फिर ये जंग शुरू ना हो जाए। मेरे ख्याल है ये सबसे बड़ा एजेंडा है। बिल्कुल ठीक। अभी हमें ज्वाइन करें हसन हाशमी पीरजादा साहब, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, थैंक यू फॉर वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन, अभी जो सैटरडे को मीटिंग होने जा रही है इस्लामाबाद में, अब इस्लामाबाद डिस्कस हो रहा है, तो अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके ख्याल में इस मीटिंग की कितनी अहमियत है अगर हम इंटरनेशनली इसको देखते हैं? क्योंकि हमने देखा है ब्रिटेन, फ्रांस, बाकी जितने भी मुल्क है वो बहुत अप्रिशिएट करे, एक्नॉलेज करे पाकिस्तान की एफर्ट्स को, और वो शायद इसीलिए कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं, जिस तरह से अभी पराचा साहब ने बात की, कि ये जो सीज फायर 2 हफ्तों का है इसको हम आगे लेकर जा सके, एक्सटेंड हो जाए टाइम पीरियड, या मुकम्मल जंगबंदी की तरफ चले जाए। आपको भी ये लग रहा है कि ये मीटिंग, ये जो बहरान है अभी मिडिल ईस्ट के अंदर, वाकई उस पर असर डाल सकता है, इतनी इफेक्टिव हो सकती है? बिल्कुल बेशक हो सकती है, बिकॉज जो पाकिस्तान का रोल है वो काफी नुमाया है इसके अंदर, और जो एग्रीगेंस है वो बहुत ज्यादा है फ्रॉम द साइड ऑफ यूएस और ईरानियन साइड एज वेल। आपको देखना पड़ेगा कि जो जेडी वेंस का आना और उधर से उनके ओल्ड गार्ड बाकर कलीबाफ जो कि स्पीकर हैं, बट वो ऑल्सो जो है वो पिछले 20-25 साल से ईरान की सियासत के अंदर कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं। 4 से 5 दफा वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ चुके हैं, पुराने IRGC के हैं, और उसके साथ उनके आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर जो है अगराची साहब। अगराची जो है वो 2013 के अंदर जब जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उसके वो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं, यानी कि जो फेस थे वो जवाद जरीफ थे, लेकिन जो स्ट्रेटजी बना रहे थे, जिस स्ट्रेटजी ने उस प्लान को एक ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर 2015 के अंदर लेके आए, उसके वो आर्किटेक्ट जो थे, जो ईरानियन साइड थे, वो अब्बास अगराची से। तो इन लोगों का मौजूद होना, एंड आई थिंक सो एक और छोटी सी बात जो मे बी जो है वो हिस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा जो है वो उसको नहीं बताया गया, वो ये है कि ये जो प्लान था ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर 2015 के अंदर डिस्कशन के लिए लाया गया था कमीशन के अंदर। उस कमीशन के जो मेंबर थे वो आज जो है वो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान। तो उन्होंने उस वक्त भी इस मुआहदे की जो 2013 से स्टार्ट हुआ और 2015 में हुआ उसकी हमायत की थी। तो आपके पास 2 बहुत मेन स्टेक होल्डर्स हैं ईरान की साइड के ऊपर, जो अमन चाहते हैं, जिन्होंने पहले इस जो नेगोशिएशन हुई है और जो एग्रीमेंट हुए उसके साथ वो इन्वॉल्व रहे हैं, इंगेज रहे हैं। तो उनका होना ये शो करता है कि दिस इज अ वेरी सीरियस टॉक। लेकिन मैं यहाँ पे ये सिर्फ एक छोटी सी बात कर दूं शायस्ता, कि आई थिंक सो कि जो ये एग्रीमेंट है, आई सी इट के ये एक फुल फ्लेज एग्रीमेंट शायद ना हो पाए, एक इंटरिम बेस स्टार्ट हो सकती है, जो जिस तरह बैक इन 2013 एक इंटरिम जॉइंट प्लान एक्शन स्टार्ट हुआ था, और जो जिसको 2 साल लगे थे तकनीकियात को संभालते हुए और उस मुआहदे तक जाते हुए जो दोनों पार्टीज के लिए कबूल था। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उस टाइम पे 5 से 6 ममालिक जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने उसके ऊपर गारंटी दी थी। इस वक्त पाकिस्तान शामिल है, और पाकिस्तान ने चाइना और रशिया को एंगेज किया है।
जो कि उस वक्त भी इस चीज के गारंटर्स थे. सो होपफुली आई एम होपिंग कि चीजें जो है वो पॉजिटिव सेंस में जाएंगी, बट हो सकता है कि इनके अंदर थोड़ा टाइम लगे एंड वी विल बी एबल टू गेट ऑन टू अ इंटरिम सोल्यूशन नाउ, जो कि आगे चल के एक परमानेंट सोल्यूशन के अंदर ट्रांसलेट हो सके. राइट, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो स्टिल वहीं पर है और यहीं से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जिस तरह से आपने इंटरिम टॉक की बात की. पराचर साहब, क्या इस पीस प्रोसेस पे, ये बड़े एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी आज की खबर भी है कि लबनानी वजीर आज़म ने कहा है कि आप जंगबंदी के लिए जो बमबारी इजराइल हम पर कर रहा है उसके लिए इंटरवीन भी करें. आपको लगता है कि लबनान का जो मामला है वो अफेक्ट डाल सकता है इस पूरे पीस प्रोसेस के ऊपर, पीस टॉक के ऊपर, क्योंकि जो बमबारी वहां पर की जा रही है डेफिनेटली वो भी एक पार्ट है जो इसराइल की तरफ से आ रहा है, या उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंटायरली एक डिफरेंट मैटर है और ये एक बिल्कुल अलग मैटर है? पराचर साहब, जब वजीर आज़म पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी जिस रात, तो उसमें तमाम सीज फायर थी, जो लिबनन भी है जिसमें दीगर एरियाज भी इस कॉन्फ्लिक्ट के हैं, और जब माना गया था तो उसमें फिर उस सीज फायर को मुकम्मल माना गया था. लेकिन इसराइल क्योंकि स्पॉइलर है, इसराइल स्पॉइल करना चाहता है इस सारे पीस प्रोसेस को, तो इसराइल की ये जो शैतानियां हैं वो बरकरार हैं. आप बिल्कुल सही कल भी जेडी वैंस ने ये बात की और उन्होंने कहा भी था कि ईरान सिर्फ इस वजह से मुज़ाकरात से बैकआउट न करे कि इसराइल लिबनान पे अटैक कर रहा है. वैसे लेटेस्ट ये है कि इसराइल और लिबनान के दरमियान बराह रास्त भी मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं. तो अगर ये रुकावट बनती, चूंकि ये परसों से कालीबाग ने, जो स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के कालीबाग साहब, उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया था, अगर खुदा न खास्ता ये रुकावट बनता एलिमेंट, तो फिर ईरानियन डेलीगेशन ना आ रहा होता, मुज़ाकरात ना हो रहे होते. चूंकि वो आ रहे हैं तो इसलिए ये मामला कंटेंशन में रहेगा. डिस्प्यूट तो है इस पे, लेकिन कम से कम अभी जो नजर आ रहा है एट द मोमेंट, वो ये नजर आ रहा है, चूंकि ईरानियन डेलीगेशन आ रहा है, कल से ये मामला उठा हुआ है, उनके आने का मकसद यही है कि बेशक ईरान को सख्त एतराज है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि लिबनान तक क्यों नहीं सीज फायर गया, लेकिन इसके बावजूद अगर वो आ रहे हैं तो इट मीन्स फिर ये मामला मुज़ाकरात की रास्ते में रुकावट नहीं बन रहा. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया पराचर साहब, आपने वक्त दिया. वक्त आपके पास कम था, बिजी थे आपने शेड्यूल में से, बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू की. फरा साहिबा, आपसे ये सवाल है कि जब हम इस मीटिंग को पूरे पीस प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से सफारती महाज के ऊपर काम किया है, और इसी स्ट्रेटजी को अगर पाकिस्तान आगे बढ़ाता है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, इस लीड का फ़ायदा उठाते हुए कितना आगे बढ़ सकता है अक़वाम आलम के अंदर या फिर इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर? आप क्या समझ रही हैं कि यहाँ से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो भी बेहतर हो सकती है? क्योंकि हमेशा से हम बात करते थे कि ये हमारे एक वीकेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमें बड़े मसाइल होते थे. आपको लगता है कि अब वो मसाइल उस तरह से हमें नहीं रहेंगे, ये चैलेंजेस भी आने वाले वक्त में हुकूमत ख़त्म करेगी या इस पर काम करेगी? जी, आपने फरमाया कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो सकती है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो चुकी है. क्योंकि आप देखें कि एक सुपर पावर जिसमें बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व थे, जिसमें डेफिनेटली चाइना इन्वॉल्व था, जिसमें तुर्किया इन्वॉल्व था, इजिप्ट इन्वॉल्व था, दीगर ममालिक भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने अपनी भरपूर काविशें की हैं, हमें उन्हें भी क्रेडिट देना चाहिए. लेकिन ये सारे स्टेक होल्डर्स आज इस्लामाबाद बैठ रहे हैं, सर जोड़ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की एक कामयाब सिफारतकारी है. तो इसका मतलब है कि यहाँ से अब तरक्कियों का सफर शुरू हो गया है. आज अमेरिका जैसी बड़ी ताकत पाकिस्तान को देखती है, उसको अप्रिशिएट करती है. आज ईरान पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाता है और उसे देख रहा है. आज मिडिल ईस्ट में कंपनियां जो हैं वो कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान को देख रही हैं और अप्रिशिएट कर रही हैं. इसके जो नताइज हैं, हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया की भी जब जंग हुई तो उससे हमारे खित्ते पे इतना असर नहीं पड़ा था. लेकिन जब ये जंग होती है ईरान, इसराइल और अमेरिका, तो आप देखें कि इसने न सिर्फ इस खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट किया. इसकी जो ऑयल प्राइस स्पाइक जितना हाई गया,
اس میں کتنی مشکلات آئیں، اور دا اکانومسٹ کہتا ہے کہ پاکستان وہ سیکنڈ کنٹری تھی جو اس سے زیادہ افیکٹ ہوگی. تو آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ اپنے قرضہ جات واپس کرتا ہے تو بھی وہ اپنی جو اکانومی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے. اس کی اکانومی میں کوئی ایسا فرق نہیں آتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرے جو فورن ریزروز ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اب آئی ایم ایف دیکھیں کہ آپ آج آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی شرائط پہ بیٹھ رہے ہیں. اللہ نے یہ وقت بھی لایا، ادروائز تو آئی ایم ایف اپنی شرائط پہ ہمارے ساتھ بیٹھا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک پیس میکر کے طور پہ منوا لیا ہے، اور آج جو پاکستانی گرین پاسپورٹ دنیا میں لے کے جاتا ہے، جو کبھی ہمیں شکایت ہوتی تھی کہ جی ہمیں وہ پروٹوکول نہیں ملتا ہے. بہت زبردست طریقے سے گرین پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، بیکاز ویسے تو ہم بہت ہی آپٹومسٹک ہیں، لیکن یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی آنیسٹلی، بہت سے لوگوں کی نہیں تھی، ہماری بھی نہیں تھی، لیکن آج بہت خوشی ہو رہی ہے اگر یہ سب ہو رہا ہے. محمود مولوی صاحب سینئر سیاستدان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم محمود صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر شو جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ حسان ہاشمی صاحب بھی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن کے ایکسپرٹ ہیں. سوال میرا ان سے ہے سر، آپ حسان صاحب کیا سمجھتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر جو کانفلکٹ ابھی ہوا ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اب کیا ایرانی رجیم جو ہے اس وقت اس کے لیے خطرہ ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پیس پروسیس آگے بڑھتا ہے وہ اس جنگ کے بعد خود کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے، یا پھر واقعی وہاں پہ شیٹر ہونے چاہ رہی ہیں چیزیں؟ کیونکہ وہاں کا جو پاور ڈائنامکس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک سو جو نیوکلیس ہے وہ چینج ہوا ہے، جو ایکویلبریم ہے وہ بھی چینج ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے جو گڈ پوائنٹ ہے آئی تھنک سو جو بیلنس کرنے کے لیے وہ اسٹل پاکستان ہے. پاکستان کی کوششوں سے جو ایرانین فورن منسٹر ہیں ان کی جو ہے وہ سعودی فورن منسٹر سے بھی آج کے دن میں بات ہوئی ہے، وچ از اے ویری گڈ سائن کہ جو دونوں پارٹیز ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں. اور تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو آپ کو ہوگا کہ جو علی لجانی صاحب جب وہ زندہ تھے تو جب انہوں نے جا کے سعودیہ میں پرنس خالد کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کی تھی، جس کے نتیجے میں ہوتیز کے ساتھ ایک جنگ بندی ہوئی تھی، اس کے اندر بھی پاکستان کی بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے وہ شامل تھی. تو آئی تھنک سو پاکستان وہ بیلنس ہوگا جو ایران کو اس جی سی سی کے ساتھ بیلنس کرے گا، اور پاکستان کا کردار جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے. آئی تھنک سو اب جو جی سی سی کے جو ممالک ہیں اوبیسلی جو ایک اسٹریٹجک ان کی ریکوائرمنٹ ہے یو ایس کے ساتھ وہ برقرار رہے گی. اگر ہم سمجھیں کہ وہ بیسز ختم ہو جائیں گی تو آئی تھنک سو وہ بیسز کا ختم ہونا اتنا آسان نہیں ہے. دے ول اسٹل ریمین دیئر، بٹ اب ان کی ضرورت جو ہے ان سب جی سی سی ممالک کی وہ پاکستان بہت زیادہ ہو جائے گی. آئی تھنک سو وی ول سی کہ باقی ممالک بھی ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طریقے کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیں گے، جیسے سعودی ہمارے ساتھ آیا تھا. بالکل ٹھیک. اور یہ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت پاکستان کے لیے فائدہ مند چیز ہوگی. محمود مولوی صاحب، آپ نے بہت سی چیزوں کو خود بھی وٹنس کیا ہے مختلف گورنمنٹس کے اندر. اس طرح کی اسٹریٹجی، اس طرح کی پلاننگ، اس طرح کی سفارتی کامیابی پاکستان نے جو سمیٹی ہے، جو پاکستان کے حصے میں آئی ہے، اور اب جو ایک بڑی میٹنگ بھی اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کے لیے انٹائرلی ڈفرنٹ چیزیں ہوں گی جس طرح سے ہم ایزیوم کر رہے ہیں، پرسیو کر رہے ہیں یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا عملی طور پر پاکستان کو اس میٹنگ کا، بہت ہی ریئلسٹکلی اگر ہم بات کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ 50 سال کے جو میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 50 سال میں پہلی بار پاکستان کی اتنی کامیاب فورن پالیسی رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے خیال سے اپوزیشن بھی اگر آپ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کی جو فورن پالیسی کے اوپر تعریف کر رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کرنی پڑ رہی ہے ان کو، بالکل کرنی پڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے 50 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، اب میں کہوں گا کہ فورن پالیسی جو ہے بہترین فورن پالیسی ہے. دوسری چیز دیکھیں، اس سے فائدے تو بہت ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے، دیکھیں اس پورے خطے میں جو نیوکلیئر پاور ہے، ایک اسرائیل ہے اور دوسرے ہم ہیں، ٹھیک ہے نا، پاکستان. تو اور یہ جو اس وقت رول پلے کر رہے ہیں کہ جو مفاہمت کا، میرے خیال سے یہ کوئی اور تو کر بھی نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تو بیسیکلی دیکھیں اس وقت آئسولیٹ ہو چکا ہے، کارنر ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، اب اس وقت جو لابی بنی ہے جو نظر آ رہی ہے، انڈیا، یو اے ای اور اسرائیل کی یہ لابی بنی ہے.
باقی تو میرے خیال سے سارے GCC اور سب لوگ جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ جو کل میٹنگ ہوگی اس کے اندر پاکستان جو ہے اس کو یہ مفاہمت کو جو ہے تکمیل تک پہنچائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی مائلیج پاکستان کو ملے گی، جو کہ آلریڈی مل چکی ہے بہت سی چیزوں میں، مگر ایک مائلیج ہوگا جو ریکگنائزیشن ہوگا ورلڈ وائڈ، خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کا اور شہباز شریف کا۔ وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ عزت دے اور بالکل جو ہے اسے کون روکے گا، بالکل بالکل ٹھیک ہے ٹھیک نا۔ دوسری چیز دیکھیں، ہمارے اکنامی اس میں بہت بہتری کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ UAE سے کافی فنڈز جو ہے منتقل ہو رہے ہیں کراچی واپس۔ جتنے بلڈرز ہیں وہ اس وقت جو وہاں پہ پیسے لگا رہے تھے UAE میں، وہ شٹرڈ ہو چکے ہیں اور وہ پیسے اس وقت واپس آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں اربوں کے حساب سے آلریڈی پیسے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے پورے جو خطے میں جو پیسوں کا جو باہر جا رہا تھا، انسٹیبلٹی، لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان میں جو ہے روپیہ سٹیبل نہیں ہے، وہ میرے خیال سے کافی پازیٹیو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں میں کہوں گا ریئل اسٹیٹ جو ہے اس میں بوم آئے گا اور بزنسز میں بہتری کی طرف جائے گا۔ اس کی وجہ کہ ایران کا کھلنے کے بعد آپ یہ دیکھیں جو ایران پہ سے جب سینکشنز ہٹیں گے تو مین جو ہے اس میں دیکھیں ہمارے چاول کے اوپر بڑا افیکٹ آئے گا۔ چاول ڈائریکٹ چلے جائے گا جو کہ وایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بہت سی چیزیں، بہت سی ٹریڈ جو کہ میں کہوں گا پیٹرولیم پروڈکٹس اور یہ جو ہے ایران کے ساتھ، کیونکہ ہمارے بیسکلی بارڈر بھی لگتا ہے، تو اس سے بہت افیکٹ آئے گا ہمیں اکنامکلی اور مورلی۔ تو آپ دیکھیں تو میرے خیال سے ہم اس وقت پاکستانی کافی خوش ہیں کہ ہمارے کو بہت جو ہے میں کہوں گا اپریسیشن ملا ہے ورلڈ اور وائڈ۔ ایران بھی بہت خوش ہے محمود مولوی صاحب ہمارے اس رول سے، ہماری اس کوشش، ایفرٹ سے۔ دیکھیں ہماری کوشش سے ایران آج بھی خوش ہے، اور اگر آپ 6 مہینے قبل، لوگوں کو یاد نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں 6 مہینے قبل جب ایران کا جو ہلکا پھلکا وار چلتا تھا اس میں بھی ہم نے ایران کو کافی سپورٹ کیا، اور اگر آپ نے کوئی لوگ کو یاد ہو تو ایران اسمبلی کے اندر وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ تو ایران دیکھیں ہم سعودی عربیہ اور ایران ان سب کو لے کے ساتھ چل رہے، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ۔ دیکھیں ہیٹس آف ٹو فیلڈ مارشل اینڈ دا پرائم منسٹر۔ دیکھیں نا آپ ایک طرف واقعی بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہاں پر مطلب آپ سمجھیں کہ ہم نے جو ایک پوری بنائی تھی اقوام عالم کے بعد، تو ہم بات کر رہے تھے کہ مسلم امہ کی OIC کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بالکل ہی انیکٹیو، کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر، اکیلا پاکستان کھڑا ہوا ہے اور وہ لیڈ کر رہا ہے، جس کو ظاہر ہے کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن کو تو کہیں پر بھی آپ ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ فرح صاحبہ آپ سے یہ سوال ہے کہ ایران سے ہمارے بہت سارے مسائل بھی تھے، محمود مولوی صاحب نے بتایا کہ 6 مہینے پہلے وہ خوش تھے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور آج بھی وہ سڑکوں پر، ایرانی سڑکوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، بہت فخر ہوتا ہے، بہت پرائیڈ فیل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر سچویشن آگے بڑھتی ہے تو پاکستان کا موقف کیا واضح ہے کہ وہ بیلنس طریقے سے چلے گا، یا یہاں پر ہم ایک اوپن سپورٹ بھی ایران کو دے سکیں گے، اور پھر ایران سے بھی ہمیں وہی چیزیں ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بھارت سے چیزیں آتی تھی ایران کے تھرو، اور وہ پاکستان کو آ کر ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ والا ایک محاذ بھی بند ہو جائے گا اور پاکستان کے لیے وہاں سے بھی بہتری ہو جائے گی؟ میم میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے پاکستان پہ، اور پاکستان کو یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ جس میں پاکستان ایران کو یہ بتا سکے کہ آپ ہمارے ایک اسلامک برادر ہیں۔ کیونکہ بھارت بہت پہلے سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ جو پاکستان کے ساتھ بارڈرز لگے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، یا اگر ہم آگے جائیں تو وہ اپنی جو بدنیتی ہے، جو شیطانی ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، وہ اپنی کاوشیں کرتا رہے، اور ان سے امید رکھیے کہ وہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ تو اس موقع کے بعد اب ایران کو پوری طرح سمجھ آ گئی ہے کہ بھارت ان کا کتنا دوست ہے اور پاکستان ان کا کتنا دوست ہے۔
शाइस्ता साहिबा, जब आप निगोशिएशंस करते हैं तो जो सबसे मुश्किल काम होता है वो स्टेक होल्डर्स को बिठाना होता है। तो बिल्कुल। आप देखें हमारे समेत बाकी ममालिक ने भी कोशिश की है, लेकिन ये जो खुशनसीबी है ये पाकिस्तान के हिस्से में आई है कि आज सुपर पावर पाकिस्तान आ रही है, आज ईरान भी उसके साथ बैठ रहा है। आप देखें कि कितना ट्रस्ट डेफिसिट था, तो उस गैप को कम करके इनको सामने बिठाना, और पाकिस्तान पूरी उम्मीद रखता है कि अगर वो उनको टेबल पे बिठा सकता है तो इंशाल्लाह ताला ये जो 2 हफ्तों का सीज फायर है हम देखेंगे कि ये परमानेंट हो जाए। लेकिन साथ आप ये भी जहन में रखिए कि जिस तरह जो है इजराइल की तरफ से लेबनान पे बम्बार्टमेंट होती है, धमकियां दी जाती हैं या सीज फायर की वायलेशन होती है, आप पूरी तरह जहन बना लें कि वो अपनी शरारत करेगा। और तारीख भी हमें ये बताती है कि जब निगोशिएशंस होते हैं तो उसमें सीज फायर की वायलेशंस भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की फिर भी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि वो तारीख दोबारा रिपीट ना हो। बड़ी अच्छी बातें हो रही है, मैं बड़ी मुत्तफिक हूँ इन सारी बातों से। इसमें हम देखते हैं कि जब कोई पाकिस्तानी बाहर नौकरी लेने जाता था तो उसे भी बड़ी मुश्किलात होती थी। अब मैं हालात ऐसे देख रही हूँ कि इतनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है कि लोग अब बाहर से यहाँ आएंगे और अपनी बाहर टीम जाने करें, की जिस जरूरत कौम नहीं पड़ेगी। के साथ- बड़ा बहुत अच्छी बात की आपने, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन सारी चीजों के बाद, ये सारे प्रोसेस के बाद, सीज फायर के बाद, मुकम्मल जंगबंदी के बाद भी अगर हम थोड़ा आगे की भी बात करते हैं तो इवेंचुअली मुझे, आपको, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए। ये डिराइव करना चाहते हैं बेसिकली हम। हसन साहब, इस पूरे मैटर के अंदर व्हाट डू यू थिंक कि अभी अगर चले हो जाती है, पूरे तरीके से सीज फायर हो जाती है, सब हो जाता है, तो ईरान कहाँ पर खड़ा है? क्या ईरान को किसी किस्म की आइसोलेशन का, आलमी तन्हाई का सामना तो नहीं है, या फिर वो अच्छे अलायंस बनाएगा, अच्छे एलाइज होंगे उसके साथ और वो भी फ्लरिश करेगा उन तमाम यूरेनियम इनरिचमेंट के सैंक्शंस के बावजूद, एटॉमिक पार्ट ना बनने के बावजूद? आप ईरान को कहाँ पर देख रहे हैं अब? आई थिंक सो ईरान के जो रिलेशनशिप्स हैं वो ईरान को बेहतर करने की इसके बाद ज़रूरत होगी अगर ईरान के ऊपर से जो है वो सैंक्शन हटती हैं। बिकॉज ईरान जो है वो ट्रेड के लिए जब ओपन होगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक टाइज विद द अदर कंट्रीज एज वेल। सो ईरान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो वसी होंगी और जिसके अंदर वो बाकी कंट्रीज को जो है वो इंगेज करना जो है वो शुरू करेंगे। बिकॉज ईरान के पास गैस और तेल के बहुत ज्यादा ज़खायर हैं। और मैं जरा इसके ऊपर जो बात करूंगा कि जो पाकिस्तान को जो फायदा हो सकता है, देयर इज अ पाइपलाइन, जो पाकिस्तान की जो पाइपलाइन है गैस की, वो इतने अरसे से जो है वो पाकिस्तानी हिस्से के ऊपर काम नहीं हो सका बिकॉज ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शन थी। ईरान का जो पार्ट है वो कंप्लीट है और वो पाकिस्तान के जो हिस्सा वो कंप्लीट नहीं है। अब अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटती है तो उसका फायदा जो पाकिस्तान के लिए होगा कि पाकिस्तान के लिए जो वो गैस पाइपलाइन ओपन होगी वो पाकिस्तान को 20% जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको वो सिर्फ गैस वो पूरा कर सकेगी। सो दैट इज वेरी गुड अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। बट ऑल्सो मैं अगर इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं जो आपके पिछले सवाल के ऊपर था जो यूएई वाला, आई थिंक सो पाकिस्तान का जो यूएई के साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़ा स्ट्रेटेजिक है और वो इन चीजों से जो है वो टूटेगा नहीं। ये दहाइयों का एक जो साथ है जिसके अंदर जो है वो अप्स एंड डाउन पाकिस्तान के हुए हैं, जिसके अंदर जो यूएई है वो बड़ा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है डिप्लोमेसी के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो ये अप्स एंड डाउन जो है वो आते हैं। आई थिंक सो हमारे पास जहां हमने बात की कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ साहब थे और इसहाक डार साहब ने एक बड़ी अच्छी जो है वो एक डिप्लोमेसी की है। हमारे पास जो है वो प्रेसिडेंट जरदारी भी मौजूद हैं जिनके यूएई की जो रॉयल फैमिली है उसके साथ बड़े पर्सनल किस्म के रिलेशनशिप मौजूद हैं। सो आई थिंक सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि पाकिस्तान यूएई को भी इंगेज करेगा बिकॉज आपकी बहुत सारी जो आपका डायस्पोरा है वो बाहर बैठा है जिसकी जो वहां पे जो है वो काम कर रहा है, जॉब्स कर रहा है और जिनकी रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान आती हैं। तो ये एक बड़ा जो है वो तकनीकी मामला है और बड़ा सेंसिटिव मामला है। एंड आई थिंक सो वंस हम इस चीज से जो ईरान वाले इस मामले से पास आउट ठीक, बहुत शुक्रिया। हसन हाशमी पीरजादा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ थे, शोका हिस्सा थे, फराह खान साहबा गुफ्तगू करी थी। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पूरे मैटर को डिस्कस कर रहे थे और अपेरेंटली अभी बहुत रोशन उम्मीदें हैं सैटरडे मीटिंग से ख़ास तौर पर, और उसके साथ साथ पाकिस्तान इकनॉमिकली जो चैलेंजेस हैं
ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر ہم ڈسکشن کر رہے تھے وچ از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. پاکستان کے لیے یہاں سے جو راہیں کھلیں گی اور پاکستان اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بہت زیادہ روشن امکانات ہیں تو اس کے بعد پاکستان کے لیے آسانیاں ہوں گی, بہتریاں ہوں گی. جس طرح سے فرح صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ ہمیں ملک سے باہر جانا پڑتا ہے روزگار کے سلسلے میں یا باقی جتنے بھی چیلنجز درپیش ہیں, خاص طور پر اگر ہم سیکیورٹی میٹرز کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی کیا پاکستان اپنی کوئی پالیسی ڈیفائن کرے گا, اس پر ہم ڈیفنس اینالسٹ سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. شو کا وقت ابھی ختم ہو, اپنا خیال رکھیں گے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.